हेलो एवरीवन, वेलकम टू टू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अनसाउंड माइंड पर्सन के बारे में कि वो कब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, किन किन कंडीशंस में कोई अनसाउंड माइंड पर्सन कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है और उसके कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। तो हमने 3 कंडीशंस देखे थे इससे रिलेटेड। उसके बाद इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस भी देखे थे और केस लॉज भी देखे थे अच्छे तरीके से। आई होप इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आज अपना टॉपिक है डिस्क्वालिफाइड पर्संस के बारे में। डिस्क्वालिफाइड पर्सन कौन होते हैं? तो हम लोगों ने सेक्शन 11 में देखा था 3 तरह के पर्सन्स हैं, 3 तरह के लोग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं। कौन कौन थे वो 3 लोग? पहले था माइनर। माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, पर इसमें भी एक्सेप्शंस हम लोगों ने देखा था, जैसे बेनिफिशियरी हो, नेसेसिटी हो। तो 2 एक्सेप्शंस देखे थे इसमें। दूसरा, अनसाउंड माइंड पर्सन है अगर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, उसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा वो क्या होगा? वॉइड होगा। और तीसरा जो है लास्ट, दैट इज डिस्क्वालिफाइड पर्संस। ये डिस्क्वालिफाइड पर्संस कौन होता है? डिस्क्वालिफाइड पर्संस कौन होते हैं? इनको कौन डिस्क्वालीफाई करता है? किसके द्वारा डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं और इनको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, या एंटर कर भी जाते हैं तो इनके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट तीनों के द्वारा क्या होगा? वॉइड होगा, है ना? वैलिड नहीं माना जाएगा इनके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट। नॉट वॉइडेबल, वॉइड। याद रखिएगा, इन तीनों को वॉइड माना गया है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो। नॉट वॉइडेबल। वॉइडेबल के लिए अलग टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, आगे जो कि हम लोग देखेंगे। अब हमें ये देखना है कि ये डिस्क्वालिफाइड पर्संस होते कौन है। तो डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। डिस्क्वालिफाइड पर्संस के पास कैपेसिटी नहीं होती है कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए, और अगर वो एंटर कर भी जाते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाता है। कोर्ट ये मान के चलती है कि जैसे इन्होंने कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं था, इनके द्वारा कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं गया था। द रीजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन कैन इंक्लूड। अब देखिए कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जिसके वजह से उसे डिस्क्वालीफाई किया गया, उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया गया है। कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल स्टेटस, लीगल स्टेटस, ईटीसी। कोई भी स्टेटस हो सकता है। लीगल स्टेटस भी हो सकता है, पॉलिटिकल स्टेटस भी हो सकता है। सम सच पर्सन्स आर फॉरेन सोवरेन एंड एम्बेसडर्स। सम सच पर्सन्स आर फॉरेन सोवरेन्स। कुछ ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं कि वो फॉरेन सोवरेन भी हो। एम्बेसडर्स हो सकते हैं जिन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है। एलियन एनिमीज हो सकते हैं, कन्विक्ट हो सकते हैं, इंसॉल्वेंट्स हो सकते हैं। ये सारे डिस्क्वालीफाइड पर्सन्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम किसी कन्विक्शन का नाम बताएं, अगर कोई व्यक्ति जो है वो बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, फ्रॉड को लेकर के उसे जेल के अंदर रखा गया है भाई, इसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, काफी ज्यादा पैसों का गमन किया है इसने, तो उसके लिए उसे जेल में रखा गया है। अब क्या वो जेल में रहते हुए किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके कोई प्रॉपर्टी परचेज या सेल कर सकता है क्या? वो नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट मतलब कि वो दिवालिया घोषित कर दिया गया है, तो क्या वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? जब वो दिवालिया घोषित कर दिया गया है तो वो नहीं एंटर कर सकता, वो एंटर नहीं कर सकता। कोई एलियन एनिमी है, कोई एलियन एनिमी है, तो क्या वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? अब एलियन एनिमी का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति यहाँ पे एलियन, वो एलियंस नहीं है जो कि उतर के आते हैं ऊपर से यूएफओ से, ठीक है? ये एलियन एनिमी का मतलब ये हो रहा है कि दूसरी कंट्री की बात हो रही है यहाँ पे, ये कंट्री की बात हो रही है यहाँ पे, नॉट फ्रॉम अनदर प्लैनेट। ये किसी प्लैनेट की बात नहीं हो रही है, ये कंट्री की बात हो रही है। अगर एलियन एनिमी है, वो हमारी कंट्री का दुश्मन है, वो व्यक्ति जो है वो हमारी कंट्री का दुश्मन है, तो उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर अगर कोई किया जाएगा, कोई करता है, तो क्या है? वो व्यक्ति जो है डिस्क्वालीफाइड पर्सन है, उसके द्वारा अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो वो वाइड माना जाएगा। जैसे कोई भी टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट घोषित हो चुका है इंडिया में। अब
वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है और उसके द्वारा कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया जाता है, अब वो जाता है कोर्ट में इन्फोर्स कराने, तो क्या ये इन्फोर्समेंट हो सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट का? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो टेररिस्ट है, डिस्क्वालीफाइड पर्सन है, एलियन एनिमी है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम डिटेल में देखेंगे आगे, है ना, ताकि यहाँ पे आपको समझ में आ जाए कि डिस्क्वालिफिकेशन किस लेवल की बात कर रहा है, किस हद तक की डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है। A person disqualified by law is someone who is not allowed to enter into a contract due to legal, political और corporate reasons। कोई भी reasons हो सकते हैं, ये legal भी reasons हो सकता है, ये political reasons भी हो सकता है, ये corporate reasons भी हो सकता है। corporate मतलब related to business, related to insolvency, related to money। तो ये कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से उसे अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ इंक्लूड्स, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि एलियन एनिमीज, सिटीजन ऑफ कंट्रीज दैट इंडिया इज एट वॉर विथ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए कि इंडिया का वॉर चल रहा है, अगर इंडिया का वॉर चल रहा है चाइना के साथ, चाइना या पाकिस्तान के साथ, इंडिया वॉर में है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। अब उसी दौरान कोई पाकिस्तान का जो व्यक्ति है वो आता है इंडिया में, उसी दौरान जब वॉर चल रहा है पाकिस्तान का जो व्यक्ति है वो इंडिया में आता है, ये आया इंडिया में और किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना चाहता है भाई, ये फॉरेन सोवरेन्स भी प्रॉपर्टीज ले सकते हैं इंडिया में, है ना। अगर वो आता है और इंडिया में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है ये पाकिस्तानी व्यक्ति, उस दौरान जिस दौरान वॉर चल रहा है, तो जब वॉर चल रहा है तो उस दौरान जो भी पाकिस्तान का कोई भी पर्सन होगा वो इंडिया के, जो पाकिस्तान का सिटीजन होगा वो इंडिया के लिए कैसा ट्रीट किया जाएगा? एज अ एलियन एनिमी। वो हमारा दुश्मन माना जाएगा उस समय, वो हमारा दुश्मन माना जाएगा उस समय जिस समय वॉर चल रहा है। तो उस दौरान अगर ये कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है एलियन एनिमीज के साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशंस खराब हो जाते हैं, ठीक है, हम वॉर का सिचुएशन नहीं मानते, लेकिन ऐसा कंडीशन आ जाता है कि हमारा पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, आना जाना बिल्कुल बंद हो गया है, ट्रेड बिल्कुल बंद हो गया है। उस दौरान कोई व्यक्ति जो है पाकिस्तान का वो इंडिया में आके कोई ट्रेड करता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाएगा, ठीक है। इसे ही कहते हैं एलियन एनिमी, ठीक है। ये एलियन इज नॉट फ्रॉम अनदर प्लैनेट, ठीक है, ये अर्थ की ही बात हो रही है, ये अर्थ की ही बात हो रही है, बस यहाँ कंट्री बदल दी जा रही है, ठीक है। ये पाकिस्तान भी हो सकता है, ये चाइना भी हो सकता है, ये कोई भी कंट्री हो, चाहे एशियन कंट्री हो, अमेरिकन कंट्रीज हो, कोई भी हो, ओके। कन्विक्ट्स की बात करते हैं अब सेकेंड, ये कन्विक्ट्स क्यों नहीं एंटर कर सकते कॉन्ट्रैक्ट में? पीपल हु हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ सीरियस ऑफेंसेस, अगर कोई व्यक्ति सीरियस ऑफेंसेस को लेकर के अगर कन्विक्ट किया गया है कोर्ट के द्वारा तो वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर वो कन्विक्ट कर दिया गया सीरियस ऑफेंस को लेकर के, भाई उसने मर्डर करके रखे हैं 10-15, टेररिस्ट है, उसने मर्डर करके रखे हैं, ये जेल में बंद है, टेररिस्ट है, मर्डरर है, या इसने रेपिस्ट है, कोई भी कन्विक्शन है सीरियस ऑफेंस का, ये सारे सीरियस ऑफेंसेस है, रॉबरी किया है, तो उस दौरान जब ये कन्विक्शन के दौरान अगर ये कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, जिसके पास पैसे ना हो, अब पैसे है नहीं, उसकी प्रॉपर्टी बिक चुकी, सब कुछ बिक चुका, अब वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, ठीक है, उसके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, ठीक है। पीपल अगेंस्ट हुम बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स हैव बीन फाइल्ड, कि अब भाई ये बैंक करप्ट हो चुका है, इसके बैंक में कोई पैसा नहीं है, बैंक ने इसका घर जब्त कर लिया, इसका बिजनेस जब्त कर लिया है, सब कुछ बेचने के बाद भी ये पे नहीं कर पा रहा है लोन्स, इतना ज्यादा ये दिवालिया हो चुका है। तो अगर वो उस दौरान किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ये विजय माल्या का। ये विजय माल्या असल में तो बैंक करप्ट नहीं है,
असल में बैंकरप्ट नहीं है, बट ये इंडिया से भागा हुआ व्यक्ति है, ये भागा हुआ व्यक्ति है। इससे गवर्नमेंट बुला रही है फॉरेन से इंडिया में कि आओ भाई यहाँ का पैसा चुकता करो, तुमने काफी पैसों का गमन कर रखा है। तो अगर ये इंडिया में नहीं आता है, पर फॉरेन में रहते हुए इंडिया में किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है थ्रू एजेंट, अगर ये फॉरेन में रहते हुए भी इंडिया में किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वो वॉइड ही माना जाएगा। ये वॉइड ही माना जाएगा, क्योंकि इंडिया में ये क्या घोषित कर दिया गया है? ये बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया है, ये इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है विजय माल्या। ठीक है, तो ये इंसॉल्वेंसी का इसका अच्छा एग्जाम्पल है। अगर जैसे हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लेकर बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति ने 1 लाख का लोन लिया, 1 लाख का लोन लिया वो, ठीक है, अब बैंक ने उसे कुछ महीनों का या कुछ सालों का टाइम दिया था कि भाई तुम 1 लाख का लोन वापस कर देना। धीरे धीरे उसकी जमीन बिक जाती है, चीजें खत्म हो जाती है, उसका घर खत्म हो जाता है, उसके जो भी कारोबार थे, बिजनेस था, वो भी खत्म हो जाता है, पर वो बैंक का ये 1 लाख रुपए चुका नहीं पाता। बैंक उसके पास कुछ भी बचा रहता है, जो भी गहने ज्वेलरीज, वो सब बैंक जब्त कर लेती है, लेकिन फिर भी बैंक का वो ये जो 1 लाख है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, भले 50,000 तक हो पाता है, केवल 50,000 तक हो पाता है कंप्लीट। तो केवल ये जो 50,000 तक ही हो पाया, अब बैंक इसको क्या घोषित कर देगी इस पर्सन को? बैंकरप्ट, कि बैंक ने इसकी सारी चीजें जब्त कर ली, इसका सब कुछ बिक चुका है, ये अभी भी लोन का पैसा नहीं दे पा रहा है। जब तक ये लोन का पैसा नहीं देगा तब तक ये क्या माना जाएगा? बैंकरप्ट माना जाएगा, इंस्टॉलमेंट माना जाएगा। ओके, तो ऐसा व्यक्ति अगर जिसका लोन 50,000 का अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया है, कंप्लीट नहीं हो पाया है, वो पे नहीं कर पाया है डेट अपना, कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो वो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है उसे क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। बैंक ने उसे घोषित कर दिया है कि इसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट का कोई महत्वता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फॉरेन सोवरेन्स एंड एम्बेसडर्स। अब ये कौन है भाई, और ये कॉन्ट्रैक्ट में क्यों नहीं एंटर कर सकते? फॉरेन सोवरेन्स एंड एम्बेसडर्स, people with a particular political status have capacity to enter into contracts। वो व्यक्ति जिनके पास स्पेशल पॉलिटिकल स्टेटस है, उनके पास ये कैपेसिटी तो होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, एंड कैन सू टू इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट इन इंडियन कोर्ट। और इवन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर रहा है, तो वो इन्फोर्समेंट भी करा सकते हैं। ब्रीच जो हो रही है कॉन्ट्रैक्ट की, उसको रोक सकते हैं, इन्फोर्स करा सकते हैं उसका। हाउएवर दे कांट बी स्यू इन इंडियन कोर्ट एक्सेप्ट, पर उन्हें स्यू नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ केस दायर नहीं हो सकता इंडिया के कोर्ट में तब तक जब तक वो खुद को सबमिट ना करे कोर्ट में आकर के, या उसके खिलाफ कोर्ट में आने से पहले अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ना लिया जाए, तब तक उन व्यक्तियों के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के कोई भी केस सू नहीं किया जा सकता, कोई भी केस फाइल नहीं किया जा सकता ऐसे व्यक्तियों के लिए। कौन? फॉरेन सोवरेन्स एंड एम्बेसडर्स के खिलाफ। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपको ये बात पता होगा कि जो जजेस होते हैं या पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, जो अच्छे पोस्ट पर होते हैं, उनको कोई भी प्रॉपर्टी अगर वो 10,000 के ऊपर खरीदते हैं, बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो उनको पहले हाई कोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़ती है। हाई कोर्ट की परमिशन लेंगे तब वो कोई भी प्रॉपर्टी जो कि 10,000 से ऊपर की है, ये देखिए स्टेट वाइज डिफर कर सकता है, तो अगर कोई प्रॉपर्टी थोड़ी एक मैक्सिमम अमाउंट से अगर ऊपर हो, मैक्सिमम अमाउंट से कोई प्रॉपर्टी ऊपर हो, तो अगर बाई या सेल करते हैं तो उन्हें स्पेशल परमिशन की जरूरत होती है। जब ये नॉर्मल जजेस के लिए है ऐसा, तो ये जो फॉरेन सोवरेन्स है और ये एम्बेसडर्स है, इनके खिलाफ अगर कोई सू फाइल करना होता है तो पहले सैंक्शन लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। देखिए सैंक्शन क्या होता है कि अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल कि हाँ हम इनके खिलाफ केस फाइल करना चाहते हैं, इन्होंने ये ऑफेंस किया है, इन्होंने मेरे ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट समझेगी उसकी गंभीरता को तो वो अप्रूव करेगी, फिर
केस जाएगा कोर्ट में। ऐसे डायरेक्ट कोई भी मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। कोई भी मजिस्ट्रेट ऐसे केसेस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकता जो कि फॉरेन सोवरेन्स या एम्बेसडर्स के अगेंस्ट हो, या इवन जजेस के अगेंस्ट हो, या पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट हो। जब आप आईपीसी या सीआरपीसी पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीजें बहुत अच्छे समझाई गई हैं। यहाँ हम आपको छोटे में बता दे रहे हैं चीजों को समझाने के लिए केवल। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये फॉरेन सोवरेन्स और एम्बेसडर, इंसॉल्वेंट, कन्विक्ट्स, एलियन एनिमीज, हाँ ये लिमिटेड ही नहीं है, इनके अलावा भी और कोई भी हो सकता है जिनको खुद गवर्नमेंट ने घोषित किया हो कि ये किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करेगा या इसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। ऐसा और कोई भी पर्सन हो सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके डिस्क्वालिफाइड पर्सन के, और डिस्क्वालिफाइड पर्सन कोई भी हो सकता है। ओके, कोई भी हो सकता है। If a disqualified person enter into a contract, the contract is not considered valid. अगर वैलिड कंसीडर नहीं किया जा रहा तो क्या कंसीडर किया जाएगा? उसे कंसीडर किया जाएगा वॉइड। ओके, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड घोषित कर दिया गया है लेकिन बाद में कोई पार्टी चाहती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हटाया जाए, इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, या कोई भी दिक्कत हुई इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, अगर पार्टी चाह रही है, कोई भी एक पार्टी चाह रही है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में हमको अब नहीं रहना, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वॉइडेबल। ओके, जो कि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं अभी, और हम इसके बारे में डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ वॉइडेबल का कॉन्सेप्ट अभी तक ना हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। अभी तक एक भी केसेस में वॉइडेबल के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। जो भी पढ़ के आ रहे हैं वो वॉइड के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक है, वॉइडेबल जब आएगा तो भी फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा वॉइड और वॉइडेबल में कौन सा है कौन सा नहीं है। इसीलिए पहले से याद मेमोराइज करते हुए चलिए कि हम लोग अभी तक वॉइड के बारे में ही पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पीपल हु आर ऑफ लीगल एज and have sound state of mind can enter into contract unless they are disqualified by law. वो व्यक्ति जिसका एज भी लीगल है, वो व्यक्ति जो कि साउंड माइंड का भी है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है अनलेस एंड अनटिल उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो लॉ के द्वारा। अगर वो साउंड माइंड का है, एज भी उसका सब कुछ है, लेकिन वो डिस्क्वालीफाइड है पर्सन, अगर वो व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड है लॉ के द्वारा, तो वो उसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट का कोई महत्वता नहीं होगी, वो वाइड होगा। ओके, यहां तक आई होप आपको ये जो भी टॉपिक है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का, सेक्शन 11, सेक्शन 12, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, आपको माइनर के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया है, अनसाउंड माइंड के पर्सन के बारे में डिटेल में बताया है, और डिस्क्वालिफाइड पर्सन से जिसमें केस लॉज है नहीं डिस्क्वालिफाइड पर्सन पे। ठीक है, तो इसको भी आपने डिटेल में देखा। ओके, अब माइनर और अनसाउंड के जो केस लॉज हैं वो लैंडमार्क केस लॉज थे, उन्हें मेमोराइज करते हुए आप लोग चलिएगा। अब मेमोराइज करना ये आपके हाथ में है, आप कैसे मेमोराइज करते हैं किसी भी चीज को। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन 13 और सेक्शन 14 पर, जो कि बात कर रहा है फ्री कंसेंट के बारे में। फ्री कंसेंट के बारे में, तो पहले फ्री कंसेंट को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ये कंसेंट क्या होता है। देखिए, हम लोग कंसेंट के बारे में आईपीसी में भी पढ़ेंगे। कंसेंट के बारे में आईपीसी में बहुत सारे सेक्शंस कवर होते हैं, प्लस अभी बीएनएस में भी इससे रिलेटेड सेक्शंस आ गए हैं कंसेंट से रिलेटेड, है ना, दोनों में ही कवर हो रहे हैं आईपीसी और बीएनएस में। लेकिन वहां पे कंसेंट का मीनिंग अलग है और यहाँ पे कंसेंट का मीनिंग अलग है ना। पहले हम लोग ये जानते हैं कि सेक्शन 13 क्या बात कर रहा है। सेक्शन 13 डिफाइन करता है कंसेंट को। व्हाट इज कंसेंट? तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंसेंट टू और मोर पर्सन, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आर सेड टू कंसेंट when they agree upon the same thing in the same sense। अब यहां ये सेम थिंग विद द सेम सेंस, ये जो है लाइन, सेम थिंग विद द सेम सेंस इन अ सेम सेंस, है ना। तो इसका मतलब ये देखिए, इसे अलग हम लोग जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, सेम थिंग इन अ सेम सेंस। पहले ये इसके पहले का ये अलग पार्ट हम करते हैं। देखिए, बेयर एक्ट को हमने बार बार बोला है, इसे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है ना। तो टू और मोर पर्सन्स, जब देखिए किसी कोई एक व्यक्ति है
तो एक व्यक्ति किसी कॉन्ट्रैक्ट में कैसे एंटर कर सकता है? अभी तक तो हम लोग यही पढ़ते हुए आए हैं, जब तक दो व्यक्ति नहीं होंगे तब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एक तो प्रॉमिसर होगा, दूसरा प्रॉमिसी होगा, प्रपोजर होगा, प्रपोजी होगा, ऑफरर होगा, ऑफरी होगा। यही देखते हुए आ रहे हैं। तो हमेशा दो व्यक्ति होने तो चाहिए, मिनिमम दो व्यक्ति होने चाहिए। उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स हो, है ना। लेकिन मिनिमम दो होने चाहिए, मैक्सिमम नो लिमिट्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट, दो या दो से अधिक व्यक्ति का कंसेंट तब माना जाएगा जब when they agree, अब क्या है ये वर्ड अग्री, जब वो अग्री करें, ये दोनों ही अग्री करें अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, एक ही चीज के लिए और एक ही मत हो, एक ही चीज के लिए एक ही मत हो। अब हम ये जान लेते हैं कंसेंट का हिंदी में मीनिंग क्या होता है। देखिए हिंदी भी जानना जरूरी है और इंग्लिश भी जानना जरूरी है, ठीक है। यह है सम्मति, सम्मति होना चाहिए। सम्मति मतलब दोनों का है जो मति है, मति मतलब दिमाग, वो मिलना चाहिए, सेंस दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों व्यक्तियों का, या दो से ज्यादा व्यक्ति हो, अगर हम यहाँ दो को लेके ही चल रहे हैं बार बार, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति हो, उन लोग की जो सेंस हो, मति हो, वो मिलनी चाहिए एक दूसरे से। अगर वो नहीं मिल रही है, इसका मतलब वहां कंसेंट नहीं है, उसको कंसेंट नहीं माना जाएगा। ओके, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर हमने आपको ये पहले भी एग्जाम्पल दिया था, अभी भी एग्जाम्पल देते हैं कि अगर ये जो व्यक्ति है 1 और ये जो 2 है, इनको हम मान लेते हैं A और ये है B। ये जो B है ये क्या है, ये है शॉपकीपर, ये शॉपकीपर है, ठीक है। और ये जो A है ये बायर है, ये घर से जाता है, इनसे रोज ऑयल खरीद के लेके आता है। हब जब भी जाता था A, वो B से, शॉपकीपर से हमेशा ऑयल लेके आता था। कौन सा ऑयल लेके आता था हमेशा? वो हमेशा ऑयल लेके आता था कोकोनट का, हमेशा की आदत थी इसकी। तो जब ये हमेशा जाता था कोकोनट ऑयल लेके आता था, जाता था कोकोनट ऑयल लेके आता था, तो बी को भी अंदाजा हो गया था कि ये कोकोनट ऑयल ही लेके जाता है हमेशा, ठीक है। लेकिन एक दिन ये ए जो है वो आता है, उसने क्लियर नहीं किया कि उसे कोकोनट ऑयल चाहिए, उसने ये बोला कि मुझे ऑयल चाहिए। ए ने क्या बोला? मुझे ऑयल चाहिए। तो लेकिन ए को कौन सा चाहिए था ऑयल? ए को चाहिए था उस दिन मस्टर्ड ऑयल। अब की बार क्या चाहिए था? मस्टर्ड ऑयल। अब ए जब मांगता है मस्टर्ड ऑयल में सरसों का तेल, ठीक है, राई का तेल, कहीं सरसों बोला जाता, कहीं राई बोला जाता, जो भी आप बोले। तो इसे चाहिए था मस्टर्ड ऑयल ए को। अब की बार इसने बोला नहीं, इसने ए ने यही बोला कि मुझे ऑयल दीजिए। बी क्या एज्यूम करेगा? बी तो यही समझेगा ना कि इसे हर बार कोकोनट ऑयल ले जाता है तो इस बार भी इसे कोकोनट ऑयल ही चाहिए। बी उठाता है कोकोनट ऑयल, उसे दे देता है। अब ये घर लेके आता है, मम्मी कहती जाओ वापस करके आओ, तुम ये क्या करके आए हो, हमने तुमसे मस्टर्ड ऑयल मंगाया था। तो अब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ, इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में, ये क्या था? ये कंसेंट नहीं था, बिकॉज सेम थिंग इन अ सेम सेंस नहीं था। यहाँ ए का सेंस कुछ और था, भले इसने क्लियर नहीं किया, इसने क्लियर नहीं किया। बी का सेंस कुछ और था, बी का सेंस कुछ और था, ए का सेंस कुछ और था। तो यहाँ पे सेंस अलग था चीजों को लेकर के, जो भी ये लोग परचेस कर रहे थे इसको लेकर सेंस अलग था, है ना। इसलिए सेम थिंग इन अ सेम सेंस होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? इसको, इसका एक मैगजीम है कंसेंसस, इसका एक मैगजीम है, लीगल मैगजीम, कंसेंसस एड आइडम। इसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग हो सकता है, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए अलग हो सकता है क्योंकि ये लैटिन वर्ड्स हैं। ओके, दीज आर लैटिन वर्ड्स। मैगजीम है, इसका मीनिंग होता है मीटिंग ऑफ द माइंड, मीटिंग ऑफ द माइंड। जब तक माइंड का मीटिंग नहीं माना जाएगा तब तक उसे कॉन्ट्रैक्ट, सही कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ओके, तो ये सम्मति, कंसेंट के बारे में आप समझ गए। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अग्री कर रहे हो, किस चीज से अग्री कर रहे हो?
कंसेंसस एड आइटम का प्रेजेंस होना जरूरी है। सेम थिंग इन अ सेम सेंस में एग्री कर रहे हो, ओके, तो उसे माना जाएगा कंसेंट हुआ। सेक्शन 13 जो है वो केवल कंसेंट को डिफाइन करता है, वो कुछ नहीं बोल रहा है कि उसे वैलिड होगा या वॉइड होगा या क्या होगा, वो केवल और केवल कंसेंट को डिफाइन करता है सेक्शन 13। अब इसके आगे आते हैं सेक्शन 14 के बारे में देखते हैं। ये है मेन बात करता, ये मेन बात करता है। अब कंसेंट कैसा होना चाहिए? कंसेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट डिफाइंड, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। कंसेंट को तब फ्री माना जाएगा जब उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ ये पांचों चीजें न हुई हो। अगर ये पांचों चीजें नहीं हुई होंगी तो उस कंसेंट को क्या माना जाएगा? फ्री माना जाएगा। अगर हम किसी व्यक्ति को मार के, दबाव दे करके, प्रॉपर्टी छीन लेने का धमकी ले करके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाते हैं तो उसे फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। हम उसके घर वालों को, किसी को किडनैप करके अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं तो उसे फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। अगर हम उसको अपने प्रभाव में, अगर हम उस व्यक्ति को अपने किसी प्रभाव में ला करके उसे किसी फ्री कंसेंट में एंटर करवाते हैं, उसे किसी कंसेंट में कंसेंट दिलवा लेते हैं प्रभाव में ला करके, तो उसे फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, उसे फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर अगर इन सारी चीजों के द्वारा किया गया हो, कंसेंट लिया गया हो, तो उसे फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। कौन सा? कोवर्जन, पहला। अगर कोवर्जन के साथ कोई भी कंसेंट लिया गया होगा, कोवर्जन का प्रयोग किया गया होगा, तो उसे फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। ये बात करता है सेक्शन 15 में। अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज हुआ हो अगर, तो 16 में है। अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ अगर कंसेंट लिया जाएगा तो वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। वो कंसेंट तो होगा, कंसेंट तो होगा, लेकिन फ्री नहीं होगा, है ना। फ्रॉड, अगर फ्रॉड से किया गया हो तो दैट इज अ फ्री कंसेंट। मिसरिप्रेजेंटेशन, दिखाया कुछ और गया, किया कुछ और गया। दिखाया कुछ और गया, जैसे कि हमने आपको दिखाया कि हमारे पास दुकान पे हमने शो पे लगाया था कि भाई हमारे यहाँ ऐसे कपड़े मिलते हैं, बढ़िया ऐसे कपड़े मिलते हैं, ऐसे ऐसे कपड़े मिलते हैं, ऐसा हमने दुकान पे शो में लगाया था। ये कपड़े हैं हमारे यहाँ के, ठीक है। तो ठीक है, मेरी थोड़ी सी ड्राइंग खराब है ना, आप लोग समझ जाइएगा। ऐसे कुछ कपड़े मिलते हैं, अभी हमने ये पुतले में लगा के रखा है बाहर, ठीक है, ऐसे लगा के रखा है कि हमारे यहाँ से कोट मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया ऐसे फ्रॉक्स मिलते हैं, है ना। अब ये क्वालिटी है कपड़े की, वहां बहुत अच्छे प्योर कॉटन, प्योर सिल्क मिलता है। लेकिन जब आपने चूज कर लिया दुकान पे देख करके, ऊपर जो टंगे होते हैं, आपने कह दिया कि हाँ हमको यही वाला चाहिए, देखते ही बाहर से कह दिया नहीं नहीं, अब बस यही चाहिए। अब दुकानदार कहता है अच्छा ठीक है मैम, अंदर भी रखा है, मैं पैक करके लेके आता हूँ, आपको देता हूँ। अंदर से जो उसने कपड़ा निकाला वो दूसरा था, अच्छा नहीं था, वो प्योर कॉटन नहीं था, वो सिल्क नहीं था, वो पॉलिस्टर के कपड़े थे, अच्छे नहीं थे, ठीक है, उसने पैक करके दे दिया। तो क्या था वो? मिसरिप्रेजेंटेशन, दिखाया कुछ और, किया उसने कुछ और। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा किया गया, क्या होगा? वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। मिस्टेक, मिस्टेक से, अब ये देखिए मिस्टेक जो है ये थोड़ा अलग यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाता है, दो तरह के कॉन्सेप्ट लेके आता है, लेकिन इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन 20, 21 और 22 में, ठीक है। तो ये पांचों चीजों का अगर प्रेजेंस है किसी भी कंसेंट में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, ये पांचों चीजों का अगर प्रेजेंस है तो उसे फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, उसे कंसेंट नहीं माना जाएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को नहीं माना जाएगा, उसका इन्फोर्समेंट नहीं कराया जाएगा, ओके। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को नहीं माना जाएगा। कंसेंट इज सेड टू बी कॉज्ड व्हेन इट वुड नॉट हैव बीन गिवन बट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सच कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आता, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आता अगर उसमें ये सारी चीजों का यूज नहीं किया गया होता। वो कॉन्ट्रैक्ट कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आता अगर उसमें इस सारी चीजों का यूज नहीं किया गया होता। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वो फ्री कंसेंट से नहीं लिया गया है, ओके। उसे उसका इन्फोर्समेंट, उस कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता।
इसके बाद अपना टॉपिक है हम लोगों को देखना सेक्शन 15, जो कि बात कर रहा है कोवर्जन का। कोवर्जन क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग। और दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं केवल 21 रुपीज में। और कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।